Hello, children. How are you? Hope all of us are doing good. Now, we will begin with our sixth chapter today, and the title is Invention of Radio. Now, before I begin this chapter, I have a question to ask. Have you ever listened to the radio? When did you listen to it? आई एम श्योर हम जब भी कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, स्पेशली अपनी गाड़ियों में, तो हम रेडियो ऑन कर देते हैं. अब वो क्यों करते हैं? इतनी लंबी ट्रैवल होती है या डिस्टेंस होता है, अगर गाने चलते रहते हैं तो हम बहुत एंजॉय करते हैं. गाने के साथ साथ बच्चे तो मुझे पता है जो एड्स आती हैं बीच में उन्हें भी इंजॉय करते हैं. लेकिन सिर्फ गाने ही नहीं, कितने टॉक शोज होते हैं और कितने अलग अलग तरह के इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स भी होते हैं ना रेडियो में, जो हम सुनते हैं और एंजॉय करते हैं. लेकिन ये रेडियो इन्वेंट कैसे हुआ, आइए इसके बारे में जानते हैं. सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर. रेडियो owes its development to two other inventions, the telegraph and the telephone. तो टेलीग्राफ और टेलीफोन जो दो पहले इन्वेंशंस हो चुकी थी, उनकी वजह से एक्चुअल में रेडियो की टेक्नोलॉजी जो है वो शुरू हुई. तो रेडियो की टेक्नोलॉजी शुरू हुई थी वायरलेस टेलीग्राफी की तरह. अब जो टर्म रेडियो है, अब इसका मतलब हो सकता है या तो कोई वैसा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस जिसमें कि हम चीजें सुनते हैं, या फिर जो उसके ऊपर चीजें बज रही होती हैं जो हम सुन रहे होते हैं, उसको भी रेडियो कहा जा सकता है. तो रेडियो की शुरुआत कैसे हुई थी? जब डिस्कवरी हुई थी रेडियो वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की. अब ये जो वेव्स हैं, इनमें कैपेसिटी होती है कि ये म्यूजिक, स्पीच, पिक्चर्स या किसी और डेटा को बिना दिखे हवा से आप ट्रांसमिट कर सकते हैं या एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हैं. तो बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिनमें कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करते हैं, जैसे कि रेडियो, माइक्रोवेव्स, कॉर्डलेस फोन्स, रिमोट कंट्रोल टॉयज, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट और बहुत सारे ऐसे और भी चीजें हैं. नाउ लेट अस लुक एट द रूट्स ऑफ रेडियो. तो 1860s में स्कॉटिश फिजिसिस्ट थे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल. तो उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि रेडियो वेव्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि वो हैं. और 1886 में एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करा कि रैपिड वेरिएशंस जो इलेक्ट्रिक करंट की होती हैं, उनको आप स्पेस में प्रोजेक्ट कर सकते हैं रेडियो वेव्स के फॉर्म में, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप लाइट और हीट को स्पेस में प्रोजेक्ट कर सकते हैं. In 1866, Mahlum Loomis, an American dentist, successfully demonstrated वायरलेस टेलीग्राफी. तो 1866 में मैहलन लूमिस, जो कि एक अमेरिकन डेंटिस्ट थे, उन्होंने सक्सेसफुली वायरलेस टेलीग्राफी का डेमोन्स्ट्रेशन दिया. अब उन्होंने 1 मीटर को एक पतंग से जोड़ा और उससे दूसरी जो 1 मीटर से जुड़ी हुई पतंग थी उसको मूव किया. अब ये जो था पहला नोन इंस्टेंस था वायरलेस एरियल कम्युनिकेशन का. देन वी कम टू ग्यूग्लिल्मो मार्कोनी. अब ग्यूग्लिल्मो मार्कोनी जो हैं, ये एक इटालियन इन्वेंटर थे जिन्होंने प्रूव किया था कि रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल है, किया जा सकता है. उन्होंने सबसे पहला रेडियो सिग्नल इटली में 1895 में भेजा और रिसीव किया था. फिर 1899 में उन्होंने पहला वायरलेस सिग्नल फ्लैश किया था इंग्लिश चैनल के अक्रॉस, और 2 साल बाद उन्होंने लेटर एस रिसीव किया था, जो कि टेलीग्राफ किया गया था इंग्लैंड से न्यू फाउंडलैंड तक. तो दिस वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांस अटलांटिक रेडियो टेलीग्राफ मैसेज इन 1902. तो 1902 में ये सबसे पहला सक्सेसफुल ट्रांस अटलांटिक रेडियो टेलीग्राफ मैसेज था. नाउ वी कम टू निकोला टेस्ला. आपने इनका नाम तो बहुत सुना होगा. तो मार्कोनी के साथ साथ उनके 2 और उस टाइम के कंटेम्पररीज, यानी उसी टाइम के लोग थे, निकोला टेस्ला और नेथन स्टफलफील्ड. इन्होंने पेटेंट्स निकलवा लिए थे वायरलेस रेडियो ट्रांसमीटर्स के. अब पेटेंट का मतलब होता है कि अगर आपने कोई चीज इन्वेंट करी है या डिस्कवर करी है, तो वो आपके नाम पे अगर पेटेंट हो जाती है, तो बाकी के जो लोग हैं वो आपकी परमिशन के बिना उसे यूज नहीं कर सकते. तो निकोला टेस्ला जो हैं, उनको ये क्रेडिट दिया जाता है कि वो ऐसे पहले इंसान थे
जिन्होंने रेडियो टेक्नोलॉजी को पेटेंट किया था. The Supreme Court overturned Marconi's patent in 1943 in favor of Tesla. तो 1943 में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जो मार्कोनी का पिटिशन थी कि ये पेटेंट मेरे नाम से होना चाहिए, उसको ओवरटर्न कर दिया था कि ये टेस्ला के नाम से ही पेटेंटेड रहेगा. Now we come to radio telegraph and spark gap transmitters. So radio telegraphy is sending the same dot dash message which is in Morse code used in a telegraph through radio waves. तो Morse code क्या होता है कि डॉट और डैश के कुछ मैसेजेस भेजे जाते हैं रेडियो वेव्स के थ्रू. तो रेडियो टेलीग्राफी भी कुछ कुछ ऐसा ही है. उस टाइम के जो ट्रांसमीटर्स थे उन्हें स्पार्क गैप मशीन्स कहा जाता था. इनका जो डेवलपमेंट हुआ था वो मेनली हुआ था कि कोई शिप है तो शिप से लेके शोर तक, या फिर कोई सी में अगर दो शिप्स हैं तो उनके बीच की कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए. तो ये एक तरीका था कम्युनिकेशन का दो पॉइंट्स के बीच में. However, it was not public radio broadcasting as we know it today. तो आज हमें जैसे मालूम है कि रेडियो में पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग कैसे होती है, उस टाइम पे ये उस तरह से काम नहीं करती थी. जो वायरलेस सिग्नल्स हैं वो इफेक्टिव होते थे अगर आपको कोई कम्युनिकेशन भेजनी होती थी कि कोई सी में डिजास्टर हो गया है और लोगों को रेस्क्यू करना है या बचाना है, तो उसके लिए. A number of ocean liners even installed wireless equipment. तो उस टाइम पे बहुत सारे जो ओशन लाइनर्स हैं उन्होंने ये वायरलेस इक्विपमेंट अपनी शिप्स में इंस्टॉल कर लिए थे. In 1899, the United States Army established wireless communication with a lightship off Fire Island, New York. 2 years later, the Navy adopted a wireless system. Up until then, the Navy had been using visual signals and homing pigeons for communication. तो 1899 में यूनाइटेड स्टेट्स की जो आर्मी है उन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया था किसी एक लाइट शिप के साथ जो कि फायर आइलैंड के नजदीक थी न्यूयॉर्क में. तो 2 साल के बाद जो है नेवी ने इस वायरलेस सिस्टम को अडॉप्ट किया था. तब तक जो है नेवी सिर्फ विजुअल सिग्नलिंग या फिर होमिंग पिजन्स का इस्तेमाल करती थी कम्युनिकेशंस के लिए, मतलब कबूतरों को यूज करते थे. देन in 1901, radio telegraph service was instituted between 5 Hawaiian Islands. तो 1901 में 5 हवाईयन आइलैंड्स के बीच में रेडियो टेलीग्राफ सर्विस को स्टार्ट किया गया था. और 1903 में एक मार्कोनी स्टेशन जो कि वेलफ्लीट मैसाचुसेट्स में था उसको स्टार्ट करा गया. वहां पे प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट और किंग एडवर्ड 7th के बीच में ग्रीटिंग्स का एक्सचेंज फर्स्ट टाइम हुआ था. Then in 1905, the naval battle of Port Arthur in the Russo-Japanese War was reported by wireless. तो 1905 में जब रशिया और जापान के बीच में वॉर हुई थी तो जो नेवल बैटल हुआ था पोर्ट आर्थर में उसकी रिपोर्ट्स वायरलेस के थ्रू दी जाने लगी. फिर 1906 में यूएस वेदर ब्यूरो जो है उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि रेडियो टेलीग्राफी का इस्तेमाल करके वेदर कंडीशंस का जो नोटिस दिया जाना होता था उसको जल्दी से दिया जाने लगा. फिर 1909 में रॉबर्ट ई पियरी जो कि एक आर्कटिक एक्सप्लोरर हैं उन्होंने रेडियो टेलीग्राफ किया था कि उन्हें पोल मिल गया है. Then in 1910, Marconi opened regular American-European radio telegraph service, which several months later enabled an escaped British murderer to be apprehended on the high seas. तो 1910 में मार्कोनी ने अमेरिकन यूरोपियन रेडियो टेलीग्राफ सर्विस शुरू कर दी थी और कुछ महीनों के बाद जो एक भागा हुआ ब्रिटिश मर्डरर यानी कि कातिल था उसे हाई सी से इसकी मदद से पकड़ा गया. देन इन 1912 The first trans-Pacific radio telegraph service linked San Francisco with Hawaii. तो 1912 में पहली ट्रांस-पैसिफिक रेडियो टेलीग्राफ सर्विस स्टार्ट हुई जिससे कि सैन फ्रांसिस्को और हवाई के बीच में लिंक इस्टेब्लिश हुआ. Now let us look at the improvements to radio transmitters. अब जो ओवरसीज रेडियो टेलीग्राफ सर्विसेज थी ये बड़े धीरे धीरे डेवलप हुई, इसीलिए क्योंकि जो रेडियो टेलीग्राफ ट्रांसमीटर्स हैं वो काम करते टाइम उनका जो सर्किट था वो अनस्टेबल था और वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज करता था जिसके वजह से बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होती थी
कम्युनिकेशन में। The Alexanderson high frequency alternator and the de Forest tube resolved many of these early technical problems. तो फिर ये जो Alexanderson high frequency alternator है और साथ ही de Forest tube है, इनकी वजह से ये जो शुरुआती टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी ये सही करी जा सकी। Now let us look at Lee de Forest or AM radio. So in the early 1900s, the big requirement for further development of radio was an efficient and delicate detector of electromagnetic radiation. तो 1900s में जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी कि अगर रेडियो को और एफिशिएंट बनाना है तो डेलिकेट डिटेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस चाहिए थे। सो डी फॉरेस्ट ने वो डिटेक्टर्स बना करके दिए। अब इसके वजह से जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स थे वो एम्पलीफाई होने शुरू हुए। एम्पलीफाई मतलब कि उनको बढ़ावा मिला, वो और ज्यादा अच्छे से सुनाई देने जाने लगे और इनको आप इजीली फिर पिक कर सकते थे अपने एंटेनास से और फिर उनको अपने डिटेक्टर्स पे रिसीव करके उनका इस्तेमाल कर सकते थे। इसका मतलब क्या था कि जो वीक यानी कि थोड़े कमजोर सिग्नल्स भी हमें मिलते थे उनको हम ज्यादा अच्छे से फिर यूटिलाइज कर सकते थे। सो डी फॉरेस्ट वॉज ऑल्सो द पर्सन हु फर्स्ट यूज द वर्ड रेडियो। तो डी फॉरेस्ट वो पहले इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले ये टर्म रेडियो का इस्तेमाल किया। अब डी फॉरेस्ट के काम का रिजल्ट क्या था कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड यानी कि एएम रेडियो था उसकी इन्वेंशन हुई और इसकी वजह से बहुत सारे तादाद में रेडियो स्टेशंस बनाए जा सकते थे और उनको एस्टैब्लिश किया जा सकता था। सो द अर्लियर स्पार्क गैप ट्रांसमीटर्स डिड नॉट अलाउ फॉर दिस। जो पहले स्पार्क और फिर गैप वाले ट्रांसमीटर्स थे उनमें ये पॉसिबल नहीं था। Now let us look at the military use and patent control. So when the United States entered the First World War in 1917, all radio development was controlled by the US Navy to prevent its possible use by enemy spies. The US government took over control of all the patents related to radio technology. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो कि 1917 में हुआ था, तब जब यूनाइटेड स्टेट्स ने एंटर किया था तो जितनी भी रेडियोज में डेवलपमेंट थी वो सारा यूएस नेवी कंट्रोल करता था। अब इससे क्या था कि जो एनिमी स्पाइस थे वो इनके ऊपर कुछ भी इनसे पता नहीं लगा सकते थे, इनके ऊपर जासूसी नहीं कर सकते थे। तो जो यूएस गवर्नमेंट है उन्होंने सारे के सारे जो रेडियो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पेटेंट्स थे उन सब पे कंट्रोल हासिल कर लिया था। Then in 1919, after the government released its control of all patents, the Radio Corporation of America, that is RCA, was established with the purpose of distributing control of the radio patents that had been restricted during the war. तो जब वॉर खत्म हुआ 1919 में जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपना सारा जो कंट्रोल था पेटेंट्स के ऊपर से वो छोड़ दिया, जिसकी वजह से रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका यानी कि RCA एस्टैब्लिश हुआ। नाउ लेट्स लुक एट रेडियो स्पीक्स। पहली बार इंसान की आवाज रेडियो पे कब ट्रांसमिट हुई, इस पे अभी भी काफी बहस छिड़ी रहती है। क्लेम किया जाता है कि एक फ्रेज था हेलो रेनी, ये बोला था नेथन बी स्टबलफील्ड ने अपने टेस्ट पार्टनर को जो कि केंटकी में मुरे के पास थे 1892 में, कि ये तब उन्होंने सबसे पहले किया था। फिर ये भी क्लेम किया जाता है कि कोई एक एक्सपेरिमेंटल टॉक शो या प्रोग्राम था म्यूजिक के ऊपर जो कि रेजिनाल्ड ए फेसेंडन ने किया था 1906 में, जिसे कि रेडियो इक्विप्ड जो शिप्स थी उनके ऊपर बहुत ही माइल्स दूर, मतलब कि बहुत ही दूरी पर सुना गया था। तो इन दो के बीच में बहस है कि कौन सा पहले था। नाउ लेट्स लुक एट Reginald A. Fessenden. Canadian Reginald A. Fessenden is best known for his invention of the modulation of radio waves and the fathometer. तो जो कनाडा के रहने वाले थे रेजिनल्ड ए फेसेंडन, उनको जाना जाता है रेडियो वेव्स की मॉड्यूलेशन और फैथोमीटर की इन्वेंशन के लिए। अब मॉड्यूलेशन का मतलब है कि आप किसी चीज को यहाँ पे रेडियो वेव्स को अगर कंट्रोल करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। Now Fessenden worked as a chemist for Thomas Edison during the 1880s and later for Westinghouse. तो 1880s में वो पहले टॉमस एडिसन के यहाँ केमिस्ट का काम करते थे और बाद में वेस्टिंगहाउस में। तो इन्होंने एक अपनी कंपनी स्टार्ट करी जिसमें उन्होंने इन्वेंट करा रेडियो वेव्स की
मॉड्यूलेशन को, जिसको हम जानते हैं हेटेरोडाइन प्रिंसिपल के नाम से। अब इससे क्या होता था कि आप रेडियो वेव्स की जो रिसेप्शन है और ट्रांसमिशन है वो सेम एरियल लेवल पे बिना किसी इंटरफेरेंस के आप कर सकते थे। नाउ लेट अस लुक एट true broadcasting begins. In 1915, speech was first transmitted across the continent from New York City to San Francisco and across the Atlantic Oceans from Naval Radio Station NAA to Arlington, Virginia to the Eiffel Tower in Paris. तो 1915 में सबसे पहला जो है ट्रांसमिशन हुआ था न्यूयॉर्क सिटी से सैन फ्रांसिस्को में, और अक्रॉस अटलांटिक ओशन नेवल रेडियो स्टेशंस जो हैं आर्लिंगटन वर्जीनिया से आईफल टावर जो कि पेरिस में है वहां तक। Then on November 2nd, 1920, Westinghouse's KDKA Pittsburgh broadcasted the Harding Cox election returns and began a daily schedule of radio programs. तो 2 नवंबर 1920 में पिट्सबर्ग से जो है हार्डिंग कॉक्स इलेक्शंस के जो रिटर्न्स थे उनको ब्रॉडकास्ट किया गया, और तब से जो है डेली शेड्यूल रेडियो प्रोग्राम्स का स्टार्ट हुआ। द फर्स्ट शिप टू शोर two-way radio conversation occurred in 1922 between Deal Beach, New Jersey and the SS America station 400 miles at sea. तो 1922 में सबसे पहला शिप टू शोर दो तरफा रेडियो कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हुआ। ये था डील बीच जो कि न्यू जर्सी में है उसके, और एसएस अमेरिका जो कि वहां से 400 मील की दूरी पर सी में था, उनके बीच में। हाउएवर माना जाता है कि 1929 से ही हाई सीज पब्लिक रेडियो टेलीफोन सर्विस जो है वो स्टार्ट हुई थी। उस टाइम पे जो टेलीफोन कॉन्टैक्ट हैं उनको आप सिर्फ शिप्स के बीच में कर सकते थे अगर वो 1500 माइल शोर से दूर होती। तो आज जो है हमारे पास ये एबिलिटी है कि हम जितनी भी बड़ी शिप्स हैं वो कहीं भी हो दुनिया में हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देन इन 1927 कमर्शियल रेडियो टेलीफोनी लिंकिंग नॉर्थ अमेरिका टू यूरोप वाज ओपन्ड। तो 1927 में नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में कमर्शियल रेडियो टेलीफोनी एस्टैब्लिश हुई थी, स्टार्ट हुई थी, और 1935 में पहले टेलीफोन कॉल्स करे गए थे पूरी दुनिया में, और इनको किनसे किया गया था, जब वायर और रेडियो सर्किट्स को आपस में कंबाइन किया गया था। नाउ लेट्स लुक एट एफएम रेडियो। Edwin Howard Armstrong invented frequency modulated or FM radio in 1933. तो 1933 में एडविन हॉवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड यानी कि एफएम रेडियो के नाम से जिसे हम आज जानते हैं उसे इन्वेंट किया था। अब इससे जो है हमारी ऑडियो सिग्नल्स जो थे रेडियो के वो इम्प्रूव हो गए थे, और जो नॉइज स्टैटिक क्रिएट होता था इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से या फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर से उसको कंट्रोल कर लिया गया था। Until 1936, all American transatlantic telephone communication had to be routed through England. तो 1936 तक जितने भी अमेरिकन ट्रांस अटलांटिक टेलीफोन कम्युनिकेशंस थे उनको इंग्लैंड के थ्रू रूट किया जाता था। उस साल एक डायरेक्ट रेडियो टेलीफोन सर्किट ओपन किया गया था पेरिस में। अब टेलीफोन कनेक्शन जो है उन्हें रेडियो और केबल की मदद से अब 187 फॉरेन पॉइंट्स पे इस्टेब्लिश किया जा चुका है। अब जो रेडियो टेक्नोलॉजी है वो शुरुआती दिनों से अब तक तो बहुत ज्यादा ग्रो कर चुकी है। 1947 में बेल लैब्स साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था ट्रांजिस्टर, और 1954 में तब एक बहुत ही छोटी सी जापानीज कंपनी थी सोनी जिसने की ट्रांजिस्टर रेडियो इंट्रोड्यूस किया था या फर्स्ट टाइम बनाया था। Now let us look at FM antenna system. In 1965, the first master FM antenna system in the world designed to allow individual FM stations to broadcast simultaneously from one source was erected on the Empire State Building in New York City. तो 1965 में सबसे पहला मास्टर FM एंटेना सिस्टम डिजाइन किया गया था, जिसकी वजह से एक ही ब्रॉडकास्ट के टाइम पर एक ही साथ बहुत सारे अलग अलग इंडिविजुअल एफएम स्टेशंस जो हैं अपने प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट कर सकते थे एक ही सोर्स से। और ये कहाँ पे इरेक्ट किया गया था? एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो कि न्यूयॉर्क सिटी में है, वहां पर। तो बच्चों, आई होप आपको ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी और आप समझ गए होंगे कि जो हम रेडियो सुनते हैं जब हम कार में ट्रैवल करते हैं उसकी
इस स्टेज तक पहुंचने में कितनी ज्यादा लोगों की मेहनत और दिमाग लगा है। तो नेक्स्ट टाइम आप रेडियो एंजॉय करें तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें।